हेलो एंड वेलकम टू फ्लैशबैक माय फ्रेंड्स। तो फ्लैशबैक में हम आपको सुनवाते हैं मेरे कुछ पुराने इंटरव्यूज़ जो मैंने 2008 और 9 के दरमियान रिकॉर्ड किए थे एक बहुत ही मशहूर रेडियो प्रोग्राम के लिए। तो उसी कड़ी में आज पेश है आपके सामने एक बहुत ही मशहूर एक्टर, ज़बरदस्त एक्टर जो अभी भी बहुत पॉपुलर हैं, मनोज वाजपेयी का इंटरव्यू। तो सुनिए, कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है। और इस हफ्ते हमारे साथ है एक बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल शख्सियत, एक ऐसा इंसान जो बहुत ही नेक इंसान है लेकिन बहुत ही जबरदस्त एक्टर भी है। जी हाँ, एक ऐसा एक्टर जो अपनी इंटेंस परफॉर्मेंसेस के लिए जाना जाता है, अपनी जबरदस्त आवाज के लिए जाना जाता है और जिसकी बड़ी सिंपल सी पर्सोना है, लेकिन जब वो स्क्रीन पे होते हैं तो एक अजब सा करिश्मा होता है उनमें। जी हाँ, आज हमारे मेहमान हैं द वन एंड ओनली मनोज वाजपेयी। सबसे पहले ये बताएं दोस्त कि मैंने आपके लिए जो कुछ शब्द कहे उनमें से आपको अपनी कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है चीज? आवाज अच्छी लगती है कि ये सो कॉल्ड इंटेंस एक्टिंग अच्छी लगती है, या एक नॉर्मल व्यक्तित्व, या ये भी एक किस्म का छलावा है? छलावा आदमी ज्यादा रख नहीं पाता है। व्यवहार एक ऐसी चीज है जो सामने सामने झूठ दिखा देती है। तो अगर ये छलावा है तो आपको दिख जाएगा या किसी और को भी दिख जाएगा। जैसा हूँ उसमें मैं बहुत ही मुझे आराम है। उसमें मुझे ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती है, उसमें मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है वैसा होने में। सही बात है। तो इसलिए जैसा हूँ वैसा हूँ। हाँ, नहीं तो दिमाग को ऐसे ही अभिनय बहुत ही कठिन काम है। उसके बाद व्यवहार को भी कठिन क्यों बनाना है? सच में अभिनय कठिन है क्या? क्योंकि आप तो इतना कई बार तो ऐसा लगता है बड़ा एफर्टलेसली करते हैं। दुनिया का, मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे कठिन काम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आईटी के लोग कम मेहनत करते हैं। आपको हमारा काम बहुत कठिन नहीं लगता? मुझे ये भी नहीं लगता कि आपका काम जो है आसान है, लेकिन अभिनय सबसे कठिन जब मैं कहता हूँ वो इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे आप जिंदगी को जीते जाते हैं वैसे वैसे अभिनय के आयाम समझ में आना शुरू होता है। मैथमेटिक्स के जो इक्वेशन लिख दिए गए हैं वो तो कभी नहीं बदलेंगे, चाहे आप 55 साल के हो जाएं या 5 साल के रहें। अभिनय ऐसा है कि अभिनेता जैसे जैसे एक उम्र जीता जाता है, एक अनुभव को लेता जाता है, वैसे वैसे वो अभिनय के इंटरप्रिटेशन उसके बदलते जाते हैं, वैसे वैसे उसके चरित्रों के इंटरप्रिटेशन बढ़ते जाते हैं जिन किरदार को निभाता है। तो इसलिए बहुत सारी बार तो अभिनेता को जब वो, मुझे पता है कि वो जब 50, 60, 70 साल का होऊंगा तब भी मुझे लगेगा कि शायद मैं अभी भी जान नहीं पाया कि अभिनय क्या है। वो खोज हमेशा रहती है। हाँ, क्योंकि मेरे ख्याल से जो आप बात कह रहे हैं कि जो आपके जिंदगी के अनुभव या एक्सपीरियंसेस का निचोड़ होता है, उससे एज एन एक्टर, एज एन इंडिविजुअल आदमी ग्रो करता है, तो वो सब आत्मसात करना उसको, उसमें जिंदगी जो है। और दूसरी बात यह, जिंदगी बड़ी अनप्रेडिक्टेबल होती है, तो उस अनप्रेडिक्टेबिलिटी को पकड़ पाना एक किरदार के जरिए बड़ा मुश्किल काम होता है। चलिए आपसे अभिनय की बारीकियां और समझेंगे, कुछ और बातें करेंगे, लेकिन लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग जी, कि मनोज वाजपेयी कहाँ से आते हैं? क्या शुरू से एक्टर बनना चाहते थे? गांव का हूँ और किसान का बेटा हूँ। तो 6 भाई बहन हैं। जब से पैदाइश हुई, जब से होश संभाला, तब से मैं जानता हूँ कि मैं एक्टर बनना चाहता था। मैं ना इंजीनियर बनना चाहता था, ना मैं डॉक्टर बनना चाहता था, ना मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता था। सिर्फ अभिनेता ही बनना चाहता था, जो ज्यादातर बिहार के लोग बनना चाहते हैं, या नॉर्थ इंडिया में इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, राजनीतिज्ञ भी बनना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ों से अलग हटके मैं एक्टर बनना चाहता था और उसी राह को पकड़ के मैं चला हूँ, उससे कभी अलग हुआ नहीं। शायद इसी का परिणाम है कि मैं पूरी तरीके से एक प्रोफेशनल एक्टर बन पाया। नहीं तो जिस जगह से मैं आता हूँ उस जगह पे आप कुछ और बनना चाहते थे, फिर आप एक्टर बने तो शायद कहीं दिक्कत हो जाती। कम से कम इस मोर्चे पे तो आप, जैसे कई और मोर्चों पे भी, लेकिन बहुत खुशकिस्मत रहे कि क्योंकि कितने लोगों को मालूम ही नहीं होता दरअसल बनना क्या चाहते हैं। उन्होंने एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन में स्टम्बल करते हैं, सोचते सोचते कि अच्छा अभी ये लग रहा है, अभी वो लग रहा है। हर उम्र के तो एक दौर पे हर जना पायलट बनना चाहता है, फिर कभी कुछ और, फिर तो मतलब यू ऑलवेज न्यू। सरप्राइज है क्यों था ऐसा एक्टर बनने का? पता नहीं, मतलब इस कहीं पे कुछ घटनाएं मेरे जीवन में ऐसी घटी है जहाँ पर मैं भगवान को मानने में मजबूर हो गया हूँ और मुझे लगा है कि शायद मैं पैदा ही एक्टर हुआ था। मुझे भगवान ने मेरी पैदाइश ही की मेरे भगवान ने, इसलिए कि मैं एक्टिंग कर पाऊँ। मैं एलोकेशन कॉन्टेस्ट में बहुत हिस्सा लेता था शुरू से और मुझे मंच पे जाके अच्छा लगता था, मंच पे खड़ा होने में अच्छा लगता था, लोगों को एड्रेस करने में बड़ा मज़ा आता था, मुझे कविता का पाठ करने में बड़ा मज़ा आता था, मुझे कोई भी स्किट करने में बड़ा मज़ा आता था। परफॉर्मर थे आप? तो मैं कुछ भी करने में मुझे बड़ा मज़ा आता था जो चीज़ स्टेज पे हो रही है।
उसको मैं बड़ा एंजॉय करता था। मैं अमिताभ बच्चन की फिल्म देखता था तो मुझे ड्रीम करता था कि वो मैं हूँ जो ये सब कर रहा है। राजेश खन्ना की फिल्में देखता था तो ड्रीम करता था कि ये मैं हूँ। तो मुझे याद ही नहीं है कि मैं कभी कुछ और बनना चाहा। राजेश खन्ना की तो आज मैं बात ही नहीं करता, आपने बात करी, मुझे इसी बात पे बहुत मजा आया। नहीं, इसलिए कि वो दौर जब बहुत ही छोटा था तो हाथी मेरे साथी देखी थी। अब हाथी को पकड़ के जो राजेश खन्ना, मुमताज, तो हाथी को पकड़ के राजेश खन्ना, रोमांटिक गाना भी था उसमें हाथी के साथ चल चल मेरे हाथी। नहीं, उसके अलावा एक सैड सॉन्ग भी था। सैड सॉन्ग भी था जब वो मरा था, मर जाता है। यस। तो उस अभिनय को मैंने अपने कमरे में कितनी बार किया होगा ये राजेश खन्ना भी नहीं जानते बनते थे कि राजेश खन्ना ही बनना पड़ेगा। हाथी के लिए सूट लगानी पड़ेगी, अभिनय और कठिन हो जाएगा। तो इंडस्ट्री में अब आपको 15 बरस होने को आए जी, करीब करीब। ये सफर कैसा रहा है, कैसा लगता है व्हेन यू लुक बैक, देखते हैं कि ओके ये ग्रेट बैंडिट क्वीन, सत्या जी से फिर सम नॉट सो ग्रेट फिल्म्स, फिर कभी कभी कोई ग्रेट फिल्म। मेरा ग्राफ ऐसे ही रहा है और वो थिएटर में भी ऐसे ही था। लेकिन जहाँ तक बात है मेरी अपनी फिल्मों की, तो मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि मैंने गलतियाँ बहुत कम की हैं और अच्छे काम ज़्यादा किए हैं। वो इसलिए भी क्योंकि मैं साल में 1 फिल्म करता हूँ या 2 फिल्म करता हूँ, या मेरे अंदर में पेशेंस बहुत ज़्यादा है उस इंतज़ार करने का उस काम के लिए जो मुझे आए। और मैं बॉक्स ऑफिस वगैरह जैसी चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता हूँ, ना मैं इस पे डिपेंड करता हूँ कि मैं जो फिल्म कर रहा हूँ वो मेरे जर्नलिस्ट भाई को कैसी लगेगी, या जो मुझे इंटरव्यू कर रहा है उसको कैसा लगेगा। भाई बोलने में बहुत जोर है। और हाँ, और दर्शकों को कैसी लगेगी। मैंने कभी ये उम्मीद नहीं की कि कोई मेरे काम को पसंद करेगा। मैं पसंद करता हूँ कि नहीं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, और वही हमेशा इम्पोर्टेंट रहेगा। मनोज, लेकिन इस बात में फॉरगिव माय प्लीज, मैं तो आपका बड़ा प्रशंसक हूं और एडमायर करता हूं, और ऐसी आइडियोलॉजिकल लेवल पे थोड़ा इसमें मन कर रहा है पूछने का कि इसमें एक एलिमेंट ऑफ नार्सिसिज्म नहीं है क्या? कि मतलब आपने जर्नलिस्ट भाई तो चलो ठीक है, नार्सिसिज्म क्रिटिक्स भी छोड़िए, लेकिन दर्शकों को भी अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, सिर्फ मुझे ही अच्छे लगे ऐसा काम करना मैं पसंद करता हूँ। अगर मैं लोगों पे जाऊं, लोगों को अच्छे लगने पे, तो फिर मैं कैसा ड्रेसअप कर रहा हूँ लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, मैं कैसा चल रहा हूँ लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, मैं कैसा दिख रहा हूँ लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, फिर मैं आत्महत्या कर लूँगा। अगर एक अभिनेता नार्सिसिस्ट नहीं है तो फिर बहुत ही कमी आएगी, उसकी कन्विक्शन में कमी आएगी, उसकी बिलीवेबिलिटी में कमी आएगी। तो ज़रूरी इस बात के लिए है कि आप जो भी काम करें वो सबसे पहले आपको अच्छा लगना चाहिए, और ये बिल्कुल उम्मीद ना करें कि दूसरे को अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगे और इंतहाई तौर पे अच्छा लगे, ताकि जब आप उसको करें तो उसके पोर पोर में घुस जाएं। वो उसके लिए इस बात की ज़रूरत है। आई एम कन्विंस्ड। आपने जवाब इसका सही ऐसा दिया कि मुझे हाँ कन्विंसिंग लग रहा है। ये बताइए, आपके पिछले जवाब में आपने एक बात कही कि इस सफ़र में एक खास बात यह है कि मैंने गलतियाँ बहुत कम करी। तो पहले तो बताइए वो कम गलतियां कौन सी? नहीं, चूंकि वो गलतियां मेरे चुनाव का हिस्सा थी, दैट वाज माय चॉइस, दे वर पार्ट ऑफ माय चॉइस, सो लिस्ट नहीं करना उसको लिस्ट इसलिए भी नहीं करना चाहेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं नहीं कि वो फिल्म गलत नहीं, इसलिए ऐसे जीवन की गलतियां नहीं, जीवन में भी बहुत सारी गलतियां होती है, क्योंकि सीखेंगे। जैसा मैंने कहा कि छोटे से छोटे और बड़ी से बड़ी गलतियां आदमी करता है और हमेशा नए नए अनुभव लेता जाता है। वो जीवन का हिस्सा है, वो सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, हर व्यक्ति उस तरह से कर रहा है। वो जीवन की पद्धति है, जीवन का एक ढर्रा है और ज़िंदगी उसी पे चलने वाली है। अभिनय भी इसी तरह से है कि मैं बहुत सारी फिल्मों का इंतज़ार करता हूँ और 1.5 साल इंतज़ार करने के बाद एक फिल्म करता हूँ, और पता ये चलता है कि जो फिल्म मैंने की वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, या 15 साल के करियर में का सबसे बड़ा भूल था। 5वें दिन शूटिंग के मुझे लगता है कि इस फिल्म का हिस्सा होकर मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी, बट मुझे 50 दिन उसकी शूटिंग करनी है क्योंकि मेरा कमिटमेंट है। तो 50 दिन की शूटिंग, मुझे उसका तनाव, लेकिन उसमें बिलीव करके फिर से उसको कंप्लीट करना, ये सोचिए एक एक्टर के लिए कितनी बड़ी यातना है। फिर उस फिल्म को कंप्लीट करने के बाद उसकी डबिंग करने जाना है, सोचिए वो कितनी बड़ी यातना है। फिर डबिंग करने के बाद फिर उसको जाके मीडिया में उसको बेचना और ये कहना कि मैं इसका हिस्सा हूँ और आप इसे खरीदिए, वो सोचिए कितनी बड़ी यातना है। तो इसलिए इन सारी यातनाओं से बचने के लिए बहुत ही फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी यातना तो जीवन का हिस्सा होनी है, फिर भी गलतियां होती हैं। लेकिन मैं खुशकिस्मत इस बात से हूँ, मैंने गलतियां बहुत कम की हैं। ज़्यादातर वो फिल्में की हैं जो मैं बुढ़ापे में बैठ के अपने बच्चे को गर्व से कह सकता हूँ कि ये मेरी फिल्म है, या वो कह सकता है कि ये मेरे बाप की फिल्म है। अगेन आपको लगेगा ये सवाल मेरे से इतनी बार पूछ लिया, इतनी बार मैंने जवाब दे दिया, लेकिन क्या है ना कि कितना भी आदमी अपने को स्पेशल बनाए
या दुनिया से अलग हो, लेकिन फिर भी एक उसकी इमेज होती है, एक उसकी ब्रांडिंग जनता के माइंड में होती है, जैसे यू कैन नेवर गेट ओवर भीकू मात्रे एंड सत्या। आई थिंक यू आर रॉन्ग बिकॉज मैं इस तरह के आदमी जो लोगों से मिलता रहता हूँ, और लोगों से मिलते मिलते मुझे इस बात का एहसास हुआ कि किसी को जुबैदा बहुत पसंद आती है। हाँ, आज मैं कितने लोगों से मिला जिन्होंने जुबैदा 5 बार से ज्यादा देखी। एक खास व्यक्ति से मिला, उन्होंने कहा मैंने 9 बार शूल देखी। एक किसी से मिला, उन्होंने कहा मैंने 13 बार सत्या देखी है। किसी से मिला, उन्होंने कहा मैंने 4 बार मैंने कौन देखी। सो आपको समझ में आता है कि आप अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से। और मेरा सक्सेस, सबसे बड़ा सक्सेस ये रहा है कि बैंडेड क्वीन तमन्ना करने के बाद या सीरीज करने के बाद मुझे सत्या में एक बहुत बड़ा रिकग्निशन मिला, क्योंकि एक पहली बार एक व्यक्ति ने, एक एक्टर ने बहुत ही जिंदगी के करीब का एक क्रिमिनल का रोल किया था, अंडरवर्ल्ड के आदमी का रोल किया था। इसके पहले अंडरवर्ल्ड के लोग सफ़ेद सूट में आते थे और चश्मे लगाते थे और सिगार पीते थे। पहली बार किसी ने अंडरवर्ल्ड के आदमी को एक आदमी की तरह से दिखाया, जीवंत। लोगों को बड़ा अच्छा लगा। एक ऐसा क्रिमिनल जो कि आदमी है, इंसान है, और वो क्रिमिनल है। इस इंटरप्रिटेशन को लोगों ने हाथों हाथ दिया। लेकिन जब कौन आती है तो लोगों को वो भी अच्छी लगती है। फिर दूसरी तरफ एकदम से अलग हट करके मैंने शूल की, या फिर एकदम से उससे अलग हट करके मैंने घात कर दी या जुबैदा कर दी, पिंजर किया। बहुत हैंडसम लगे थे आप, यू नो, वो जो मफलर लगाने का मैं शाम मजबूरी थी, बोला था, मजबूरी थी। सोचा नहीं था हमने कि मनोज वाजपेयी, बिकॉज़ काफी उन दिनों उस तरह की पिक्चर नहीं आई थी। जी नहीं, बिल्कुल, इट वाज हिज डिसीजन एंड आई प्रिंस की तरह से, और वेरी नाइस सूट्स एंड यू नो। नहीं, मैं फिल्म शुरू होने से पहले मैंने श्याम बेनेगल साहब से कहा था कि क्या आप कन्विंस्ड हैं कि मुझे ही करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बॉल डांस वांस जी, तो वेरी नाइस। बट बहुत सही बात है, आपने उसका जिक्र किया, और मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी वो फिल्म। तो और आप उसमें मुझे अच्छा और सुकून इस बात का है कि सत्या जैसी एक माइलस्टोन, शोले जैसी माइलस्टोन फिल्म करने के बाद और गब्बर सिंह के जितना नाम कमाने के बाद भी मैं उस इमेज से बाहर निकल गया और मनोज वाजपेयी की तरह से जाना गया। वो इसलिए हो पाया, अगेन वही बात मैं कहूँगा, क्योंकि मेरी जिद रही कि मैं करूँगा तो अपने मन की और अपने तरीके की फिल्में करूँगा। मैं बॉक्स ऑफिस और सक्सेस ओरिएंटेड फिल्मों से अलग रहूँगा, तभी मैं अपना नाम क्रिएट कर पाऊँगा, भीखू म्हात्रे से अलग हट पाऊँगा। लेकिन फिर भी भीखू म्हात्रे वाज रियली वेरी वेरी स्मार्ट, इतना उन्मुक्त और इतना एक स्टाइल, और वो मतलब क्या कुछ दिमाग में कोई रियल लाइफ कैरेक्टर था, या इट वाज टोटली राम गोपाल वर्मा और आपका भीखू म्हात्रे? देखिए, भीखू म्हात्रे लिखा गया था, अनुराग कश्यप ने लिखा था। म्हात्रे नाम मैंने दिया था उसको, उसका नाम से बीकू थे, सिर्फ नाम था, तो उसको भीखू किया था मैंने। उसका पूरा इंटरप्रिटेशन किया मैंने। डायरेक्टर का जो चीज़ें होती है मैं शुरू में सुन लेता हूँ, लेकिन उसके बाद इंटरप्रिटेशन और कैरेक्टराइजेशन एक्टर के तौर पे मैं खुद करता हूँ। इवन वो जो डांस था उसमें, जी, तो वो डांस को भी मैंने सजेस्ट किया था कि मैं 1 2 3 पर नहीं नाच सकता। तो जो कोरियोग्राफर आए थे वो 1 2 3 पर नचा रहे थे, तो मैंने रिवोल्ट कर दिया कि भीखू म्हात्रे ऐसे नहीं नाचेगा। अब कैमरा लगाइए, मुझे बताइए कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे अंत करना है, मैं वहाँ पर मैं अपने ढंग से करूँगा। वैसा ही किया था। ऐसे ही शूल में मुझे कहा गया कि गाना कीजिए, रोमांटिक गाना। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ये कैरेक्टर रोमांटिक गाने नहीं गाएगा। लेकिन जुबैदा में वो रोमांटिक गाने का हिस्सा होता है, वो गाता भले ही ना हो, लेकिन धीरे धीरे गाऊं जो गाना है रहमान का, उसका वो हिस्सा होता है, क्योंकि वो रोमांटिक आदमी है। तो मैंने हमेशा किरदार को रख करके उसके जैसा बिहेव करने की कोशिश की है। या किसी गाने का जब सिर्फ हिस्सा हो जाना मेरे लिए कोई बात नहीं रही है। अगर किरदार उसका हिस्सा होता है तो मैं करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करता हूँ। अगर किरदार का हिस्सा पेड़ के चारों तरफ जो टिपिकल करेंगे तो करेंगे, मजा आएगा। मैं अभिनय करने में मजा आता है। मैंने बताया आपको, अभिनय से बड़ी मतलब आपको उस तरह की चीज के लिए कोई कंटेम्प्ट नहीं है कि ये मेरे नीचे की बात है। मेरे एक्टिंग में कोई मोरालिटी नहीं है। एज एन एक्टर आई डोंट हैव एनी मोरालिटी। एज एन एक्टर अगर मेरा कैरेक्टर बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग और पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट है और मैं उसे बहुत ड्रिवन हूँ, आई विल गो न्यूड, आई विल नॉट इवन माइंड इट। लेकिन अगर वो सिर्फ दर्शकों को उत्तेजित करने के लिए या उनको खुश करने के हिसाब से दिमाग को लगाया जा रहा है, तो फिर मुझे उससे दिक्कत है। एज एन एक्टर आपको कभी ऐसा लगता है कोई रोल आप किसी दूसरे ढंग से इंटरप्रेट करके प्ले आउट करते स्क्रीन पे तो बेहतर होता, शायद नहीं सही किया? सारे रोल रियली क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे जिंदगी अभी तक 15 साल के करियर का सबसे बेहतरीन अभिनय जो मेरे हिसाब से मेरे रहे हैं एज एन एक्टर, वो पिंजर है,
मेरे ख्याल वो सबसे डिफिकल्ट रोल, और बहुत ही कम सीन्स होंगे जिनको मैं कहूँगा कि मैं इसको दोबारा करना चाहूँगा। सत्या के बहुत सारे सीन्स करना चाहूँगा दोबारा, और शूल के कुछ एक सीन्स करना चाहूँगा, जुबेदा को मैं बहुत सारे सीन्स करना चाहूँगा, इसी तरह से रोड के या अक्स के। एज एन एक्टर सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मुझे अगर हुआ है जो देखने के बाद पूरे अभिनय को अपने, वो पिंजर था या 1971, जहाँ पर मुश्किल से एक आध सीन मिलेंगे जिसको मैं कहूँगा कि हाँ मैं इसको बेटर कर सकता हूँ। वो अभिनय के जो आयाम में नए नए आयाम जो मैं चुनता गया, उसमें मैंने अपने लिए एक्टिंग को डिफ़िकल्ट बनाने की कोशिश की, मैंने कभी आसान बनाने की कोशिश नहीं की। और इन दोनों फिल्मों में मैंने उस डिफ़िकल्ट आयाम को, डिफ़िकल्ट डायमेंशन को बहुत हद तक छुआ है एज एन एक्टर। वो मेरी अपनी पर्सनल इंटरप्रिटेशन है, वो आपकी अलग हो सकती है क्यों दर्शक के नाते। अभी कौन सी फिल्म के प्रमोशन के लिए आए हैं, बता रहे? एक फिल्म जुगाड़ है। अच्छा, जुगाड़ जी, बहुत अच्छा नाम है। जी, तो थोड़ी सटायर है और थोड़ी सी सीरियस भी है। जो जुगाड़ जो पूरा एक मानसिकता है हमारे समाज का, जुगाड़ू, तो इसमें कहीं ना कहीं आप लॉ को ब्रेक करते हैं, किसी न किसी को हर्ट करते हैं, तो उसके बारे में पूरा कमेंट है, ये पूरी फिल्म कमेंट है। तो अभी हमने प्रमोशन शुरू किया, ये 1 महीने तक चलता रहेगा और बीच बीच में अब प्रोमोस भी शुरू कर देंगे हम। तो एक स्मॉल बजट की एक अलग तरीके की एक्सपेरिमेंटल फिल्म है। आप जुगाड़ू हैं उसमें? मेरे अलावा सब जुगाड़ करते हैं और मैं जुगाड़ में यकीन नहीं रखता। अरे तो किसकी जीत होती है, जुगाड़ू की कि जुगाड़ में यकीन नहीं रखने वाले? उसके लिए 100 रुपए देने पड़ेंगे लेकिन देखिए, मैं गैस तो कर सकता हूँ, अगर फिल्म के आप केंद्रीय भूमिका में है तो जुगाड़ में नहीं यकीन रखने वाला, कुछ सत्य की असत्य पे या उस तरह कुछ मॉरल उसमें कोड है? देखिए, अब मॉरल कोड तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मॉरल कोड खास करके इस तरह की फिल्मों में, जो फिल्में आज के संदर्भ में बन रही हैं, आज के संदर्भ में किसी घटना को लेकर बन रही हैं, तो उसमें कुछ न कुछ मॉरलिटी की पुट तो, या मॉरल कुछ उसका मैसेज तो रहेगा ही रहेगा, वो देना हम जरूर चाहेंगे। अच्छा, और मनोज, जैसे इतनी सारी फिल्में हर साल रिलीज होती हैं, आप तो इतनी कम फिल्म्स करते हैं, लेकिन ऐसी पिछले 2-4 साल में कोई फिल्म्स, कोई रोल्स जिसको सच में आपका बड़ा मन कर रहा हो, यार ये मुझे मिली होती है? मैं अभी हाल फिलहाल में एक फिल्म रिलीज हुई थी, रोल नहीं, मुझे उस डायरेक्टर का काम बहुत अच्छा लग रहा है, खोसला घोसला उन्होंने बनाया था, मैं कभी मिला नहीं उनसे, और जब भी कोई मुझसे पूछता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैंने बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ काम कर लिया है, किसी बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने की अब इच्छा नहीं बची है। अब मुझे नए डायरेक्टर के साथ काम करने की बहुत इच्छा है, खास करके जो ओए लकी ओए जिन्होंने बनाई है या खोसला घोसला बनाई है। ओए लकी ओए मेरे ख्याल से पिछले साल की सबसे बेहतरीन फिल्म है, और मेरे हिसाब से उस डायरेक्टर को उसके लिए शाबाशी मिलनी चाहिए। वो फिल्म नहीं चली क्योंकि 26/11 की घटना घट गई, लोग पब्लिक प्लेसेस में नहीं जा रहे थे, नहीं तो वो फिल्म बहुत चलती। क्या अच्छा लगा आपको उसमें? एक नए ढंग से अपने समाज को देखना, समाज की माइन्यूट डिटेल्स को देखना, और उस डिटेल्स को देखते हुए उस पे व्यंग भी करना, सटायर भी करना, और उसकी पीछे की सीरियसनेस पे भी जाना। और दूसरा, जो समाज का जो पूरा कमर्शलाइजेशन हो गया है, जो समाज पूरी तरीके से कमर्शियल हो चुका है, जो सिर्फ कमर्शियल चीज़ों को वैल्यू देता है, उस पे भी, उसको भी एक तरीके से दिखाया है उसमें पकड़ के लेके आना, गंभीर बात को हंसते हंसते कह जाना और हल्के बात को गंभीर कर देना, ये कमाल का एक मिश्रण मुझे इस फिल्म में नजर आया। आपने एक बात अभी कही कि बड़े बड़े डायरेक्टर्स से आपने काम कर लिया और अब नए डायरेक्टर्स के साथ काम करने की तमन्ना है, उसमें कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो कुछ, मुझे ऐसा लगा कि ऊंची दुकान फीके पकवान टाइप बड़े बड़े डायरेक्टर्स पे कमेंट तो नहीं है, या मतलब इतने भी कोई बड़े नहीं है जितने नाम हो गया है? मैंने महेश भट्ट के साथ काम किया, मैंने शेखर कपूर के साथ काम किया, मैंने राम गोपाल वर्मा के साथ काम किया, मैंने श्याम बेनेगल के साथ काम किया, मैंने जेपी दत्ता के साथ भी काम किया, और उसके साथ साथ नए डायरेक्टर के साथ काम किया जो कि बाद में बड़े हो गए। उनकी पहली फिल्मों में मैंने काम किया, चाहे वो ये ई निवास हो जिन्होंने शूल बनाई पहली फिल्म, या फिर राकेश मेहरा हो, अक्स बनाई थी, या फिर पिंजर में डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी रहे हों, घात में आकाशदीप थे, रोड जो उन्होंने रजत मुखर्जी ने बनाई, इन लोगों के साथ काम किया और इनकी पहली फिल्मों में काम किया, बड़े अच्छे डायरेक्टर। लेकिन जो आजकल जो सिनेमा में एक तब्दीली आई है, कहानी के को कहने के ढंग में तब्दीली आई, ग्रामर बदला है, जो ग्रामर बदला है, और खास करके मिडिल ऑफ द रोड का, मीडियम बजट की फिल्मों का जो ग्रामर बदला है, वो काबिल तारीफ है। वो एक ऐसा बदलाव है जो हर जर्नलिस्ट को कहीं ना कहीं इसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए। हो भी रहा है मेरे ख्याल से, लोग ऑब्जर्व तो कर रहे हैं, लेकिन क्या है, वो इतना अभी भी उनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना हुआ है, स्ट्रैंगल्ड होल्ड बना हुआ है, द करण जौहर्स एंड द यश चोपड़ा, बताइए जो बड़े बड़े नाम दे विल सर्वाइव, they always survived, they survived in the past, they survive, they're surviving and they will always survive, but ये फिल्में भी सर्वाइव करेंगी, और क्योंकि मल्टीप्लेक्सेस ने इन फिल्मों के रिलीज को पॉसिबल बनाया है, तो ये फिल्में सर्वाइव करेंगी और चलेंगी भी। इसमें
फिल्म में। इन सो कॉल्ड बड़े नामों के साथ काम करने का मन करता है? एक बार मुझे यश जी ने बुलाया था, वो उनके साथ यश जी के डायरेक्शन में काम करने की बड़ी इच्छा थी। वो कमर्शियल फिल्मों में एक लेजेंड है, तो वीर ज़ारा में गेस्ट अपीयरेंस उन्होंने कहा था करने के लिए, तो वो मैं करके आया था। सिर्फ इसलिए कि कहूँगा कि यश चोपड़ा ने मुझे डायरेक्ट किया था, पता नहीं फिर आके मौका मिले कि नहीं मिले। मुझे किसी के साथ काम करने में कोई कोताही नहीं, जैसा मैंने आपको कहा, बशर्ते कि मैं उनकी ज़रूरत हूँ। कौन सी एक्ट्रेस के साथ काम करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है या सबसे ज्यादा मन करता है? मुझे मज़ा आया था तब्बू के साथ में। 2 फिल्में की, दिल पे मत ले यार, और दिल पे मत ले यार मेरी पसंदीदा फिल्मों से एक है, और घात उनके साथ की थी, एक मेन स्ट्रीम फिल्म। मुझे उनके साथ काम करके काफ़ी मैं कंफर्टेबल रहा, हम दोनों ही कंफर्टेबल थे एक दूसरे की कंपनी में, तो दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और कौन है आपकी पसंदीदा एक्ट्रेसेस? शबाना आज़मी मुझे बहुत अच्छी लगती है, कोंकणा अच्छी लगती है, कोंकणा काफ़ी इंस्टिंक्टिव है, तब्बू अच्छी लगती है। और किसके साथ काम करने का मन एज अ फैन या प्रशंसक या मन करता है उस एक्ट्रेस के साथ काम करने का मौका मिले और नहीं मिला? माधुरी, बहुत मन था काम करूं मैं माधुरी के साथ में, लेकिन वो हुआ नहीं, पता नहीं आगे होगा कि नहीं, क्या कहें उसके बाद। माधुरी दीक्षित पसंद है आपको? क्योंकि मेरे ग्रोइंग अप ईयर्स में माधुरी दीक्षित उसमें रूल कर रही थी, और उनके जो डांसेस थे वो मुझे लगता है कि 20 साल में उतनी अच्छी डांसर में कमर्शियल फिल्मों में कोई आया नहीं। कुछ पर्सनल बातें कर सकते हैं आपके साथ, ऐसे ही 2-3 हल्की फुल्की? देखिए, पहला इश्क वो बहुत काफी उम्र में हुआ था, काफी छोटी उम्र में हुआ था? काफी ज्यादा हुआ, मतलब कॉलेज पास कर गया तब जा करके मेरा पहला इश्क हुआ था। अरे इतनी जबरदस्त आप परफॉर्मेंसेस करते थे, हर बात पे तो मंच पे चढ़ जाते थे, अब बता रहे थे आप। नहीं तो लड़कियां नहीं होती थी ना स्कूल में, वो सारे बॉयज तो ज्यादातर एक तरफा ही होते हैं पहले इश्क, तो इसलिए पहला नहीं, क्रश अगर कहें तो क्रश तो मैं करने में माहिर था। क्रश मुझे तो माहिर, मतलब हर तीसरी लड़की पे क्रश हो जाता था मुझे। सही तो मैं इस मामले में काफी रोमांटिक रहा। नॉट डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट अदर बॉयज। सो अच्छा, ओके, फर्स्ट लव सर बताएं। फर्स्ट लव या फर्स्ट क्रश? दोनों, हम तो ग्रीडी लोग हैं। ये फर्स्ट क्रश जो मेरा था वो था आपको 12th क्लास में था। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि सब शादीशुदा बच्चे वाले होंगे। तो सावली सी लड़की थी और ठीक मेरे आगे बैठती थी, और हम रोज कपड़े पहन के जाया करते थे अच्छे अच्छे, लेकिन वो कभी मतलब देखा ही नहीं, उसने मुड़ के नहीं देखा, पीछे मुड़ के आया, मतलब देखा ही नहीं कभी भी उसने। तो दैट वाज माय फर्स्ट क्रश। एंड पहला जो इश्क, जो नहीं, आप इश्क पे जाए उससे पहले उसने कभी पीछे मुड़ के फाइनली देखा कि नहीं देखा? कभी नहीं देखा। उल्टा ये होता था कि मैं कभी नोटबुक मांगने गया तो उनकी दोस्त को मुझ पे क्रश हो गया। क्या अब मैं दोस्त से भाग रहा था कि भाई मेरा तो क्रश उधर है। तो खैर बड़ा घालमेल हो गया था, तो फिर बाद में मैंने अब पीछा ही छुड़ा लिया। और आगे जीवन में कभी मुलाकात हुई सक्सेसफुल होने के बाद फर्स्ट क्रश से? कभी हुआ नहीं। तमन्ना है? पता नहीं, एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाएंगे हम, तो चेहरे बदल चुके होंगे अब तो। अच्छा चलिए, पहले इश्क पे आए सर। फिर वो कॉलेज से निकलने के बाद हुआ था पहला इश्क, और वो भी थिएटर के ज़माने में हुआ था, थिएटर कर रहे थे तब हुआ था। तो वो 4-5 महीने चला। हम दोनों ही बहुत ही स्ट्रांग माइंडेड लोग थे, तो दो स्ट्रांग माइंडेड लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय तक इश्क नहीं कर सकते हैं। झगड़े ज़्यादा होते हैं। स्ट्रांग माइंडेड लोगों की बड़ी प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा। कभी मन करता है क्या कि थोड़े कम स्ट्रांग माइंडेड होते? कोशिश कर रहा हूँ, अभी भी कोशिश चल रही है, लेकिन वो हमेशा नाकामयाबी ही क्योंकि स्ट्रांग माइंडेड इतने हैं ना। इसमें क्या कैसे कोशिश करते हैं स्ट्रांग माइंड से थोड़ा कम स्ट्रांग माइंड होने के लिए? क्या करें, जल्दी दूसरों की बातें, इतनी जिंदगी इतने करीब से जी है कि ओपिनियन बने हैं, और ओपिनियन जो है एक्सपीरियंस से बने हैं, तो जल्दी वो टूटने में या दूसरे से अग्री करने में बड़ा समय लगता है। लेकिन क्या कोशिश जेन्युइन की जाती है? जी, मतलब जेन्युइन फर्क लाने की, तब्दील करने की खुद को कोशिश की जाती है? नहीं, जैसा मैंने कहा कि दूसरे के मत को भी एक मत मान के चलना, ये कोशिश अगर लगातार होती है तो सफलता हाथ लगेगी। वेरी इंटरेस्टिंग। और आपकी अपनी पत्नी से कैसे मुलाकात हुई? वो तो पार्टी में मुलाकात हुई, और किसी दोस्त के पार्टी में, और दोनों जो हैं उधर से बिजली चमकी, इधर से बिजली चमकी, और लव एट फर्स्ट साइट हुआ। और फिर दोनों ने डिसाइड किया कि हम शादी कर लेंगे, एंड देन वी स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर। 6 years of dating and now 4 years of marriage। क्या बात है। लेकिन सच में बिजली चमकी थी पहली मुलाकात? बिल्कुल, लव एट फर्स्ट साइट सर। हैं? या पता नहीं क्यों आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि ऐसा है नहीं। अब आपको मेरी बात पे झूठ नजर आ रहा है? नहीं, झूठ नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरी कुछ मजाक ले रहे हैं। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं। क्योंकि मुझे लव एट फर्स्ट साइट, इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को
इतने इतनी खास स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी सर, लव एट फर्स्ट साइट ही हो सकता है, ज्यादा जानने जाएंगे तो झगड़े हो जाएंगे सर। ये बात भी बिल्कुल सही है आपकी। आपकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा मौका, सबसे हसीन पल? पिंजर खुशनुमा मौका या हसीन पल? दोनों। खुशनुमा होता है जो Happiest moment. रोमांस से जुड़ा है, मैरिज से जुड़ा है। हसीन पल जो होगा वो मेरे प्रोफेशन से भी हो सकता है। अरे मैं अगर ये इसका इंटरप्रिटेशन करता तो इसका उल्टा करता कि हसीन पल वो होगा जो रोमांस से जुड़ा होगा। तो बताएं क्यों, कौन सा चाहिए आपको? दोनों चाहिए सर, आप बताएं, हम तो बहुत खास। खुशनुमा ये है कि मैंने मेरी अपनी शादी, और इसलिए नहीं कि मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, मेरी पत्नी की तारीफ करनी है ताकि खुश रहे, नहीं, वो मेरी पत्नी से मेरा मिलना जो है वो एक हसीन पल कह सकते हैं उसको, खुशनुमा कह सकते हैं। जो पिंजर के लिए जब मुझे दूसरा नेशनल अवार्ड मिला था, मेरे ख्याल से मेरे लिए सबसे वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट था मेरे लिए। जब अवार्ड्स मिलते हैं और जनता इतनी प्रशंसा करती है, पिंजर के लिए स्टेज पे नेशनल जाते अवार्ड, हैं। हाँ बिल्कुल, नेशनल अवार्ड। अवार्ड्स कितना मैटर करते हैं, क्योंकि अवार्ड्स एक मेरे लिए नेशनल अवार्ड सबसे ज्यादा मैटर करता है। बाकी जो मेन स्ट्रीम अवार्ड्स हैं वो ज्यादातर जो है वो बॉक्स ऑफिस के बिजनेस पे भी बहुत ज्यादा डिटरमिन करते हैं, उनकी नॉमिनेशन वगैरह, इसलिए वो दो चार्म चला जाता है। क्योंकि जब आप अवार्ड देते हैं तो काम को देना चाहिए, ना कि उसके बॉक्स ऑफिस के रिटर्न पे। और जैसे हमने हसीन खुशनुमा पल पूछे, ऐसे मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट? बहुत सारे हैं, मेरे फौपा बहुत होते हैं। मेरे फौपाज ये हैं कि मैं जैसे लोगों के नाम भूल जाता हूँ, मैं बहुत ही करीबी लोगों के भी नाम कभी कभी अचानक से स्लिप कर जाता हूँ। तो ऐसे एम्बैरेसिंग मोमेंट मेरे जिंदगी में काफी होते रहते हैं। ये एम्बैरेसिंग मोमेंट मेरे साथ भी होता है, जब कोई किसी को आप मिलते हैं और किसी और से आप तो पहचान गए लेकिन किसी और से मिलवा नहीं पा रहे, उसका नाम नहीं याद आ रहा। ये तो बहुत ही एक समस्या है रियली। ये बताएं, डायरेक्शन में जाना चाहेंगे आप? देखिए, करना चाहूंगा, लेकिन मैं अपने अंदर में झांक के देखता हूँ तो मुझे अब डायरेक्टर कहीं नजर आता नहीं है, इसलिए मैं आज तक कभी डायरेक्टर नहीं बन पाया। और आपके फेवरेट डायरेक्टर्स कौन है? एक तो महेश भट्ट, दूसरे शेखर कपूर, टॉप मोस्ट। मुझे लगता है कि शेखर को ज्यादा काम करना चाहिए। वो आपसे भी ज्यादा चूजी हैं किसी वजह से, वो पता नहीं क्यों इतना ज्यादा चूजी हैं, किन्हीं और चीजों में बहुत मशगूल रहते हैं वो पता नहीं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि शेखर को मैं बहुत मिस करता हूँ, उनके डायरेक्शन को, उनके साथ काम किया है, और मैं आई थिंक ही इज द टॉप मोस्ट डायरेक्टर दैट आई हैव वर्कड विद। नए लोगों में मुझे जो काम पसंद आता है, जैसे मैंने बताया कि ये ओएला की ओए के डायरेक्टर। ये बताएं, मैंने आपसे अमिताभ बच्चन की तारीफ बहुत सुनी है अलग अलग इंटरव्यूज में, मंच से। वो और कोई और भी हैं आपके पसंदीदा एक्टर? नसीर हैं, ओमपुरी हैं, जिन लोगों के काम से बहुत सीखा है। अमित जी को मैं पसंद इसलिए करता हूँ क्योंकि इतना कैरिज्मेटिक स्टार, जिसकी भाषा इतनी अच्छी है, प्रोनाउंसिएशन, जिसकी जबान इतनी अच्छी है, जो इतना पैशनेट है अपने काम को लेकर के, ये मुझे जल्दी देखने को मिलता नहीं। तो ये सब क्वालिटीज उनके अंदर में सीखने के लायक है, और बहुत सीखा है मैंने। नसीर, मेरे ख्याल से उनके जैसा क्राफ्ट हिंदुस्तान के सिनेमा के इतिहास में किसी ने अचीव नहीं किया। ओमपुरी जितना जेन्युइन एक्टर आपको पूरे हिंदुस्तान के समाज में नहीं, सिनेमाई इतिहास में नहीं मिला है। तो ये लोग हैं जिनसे सीखा है अलग अलग क्वालिटीज के कारण। अगर आपको खुद को अपने बारे में लिखना हो 4-5 सेंटेंस या 2 सेंटेंस, तो आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करेंगे एज अ पर्सन? फोकस्ड, डिटरमिन्ड, 2 चीज़ें ही कह पाता हूँ मैं अपने बारे में, और दोनों चीज़ों पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया मैंने। तो ये चीज़, इस पे गर्व है मुझे, क्योंकि फोकस से कभी आज तक हटा नहीं हूँ। डिटरमिन्ड ये है कि 10 लोग चाहे एक बात कर रहे हों, लेकिन मेरा डिटर्मिनेशन जो है किसी चीज़ को लेकर कभी टूटा नहीं है। चाहे वो बचपन में एक समाज से निकल के एक्टर बनना, एक ऐसे समाज से जहाँ पर एक्टर बनना ही अपने आप में पाप था, या फिर सिनेमा के ड्रीम को भूल जाना और 11 साल तक सिर्फ थिएटर करना, वो डिटर्मिनेशन, और यहाँ से निकल करके और फिर बॉम्बे जाना, भूखे भी रहना, लेकिन वो काम नहीं करना जिस पे आपका मन ना हो, और फिर सत्या जैसी वन ऑफ द बिगेस्ट एक कल्ट फिल्म से निकल करके अपनी ही राह पे चलना, और बहुत सारे पैसे को ना करते हुए अपना एक मुकाम बनाना, उस मेरे डिटर्मिनेशन का ये सब हिस्सा है, और ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। दैट मेक्स मनोज वाजपेयी। और मनोज वाजपेयी अगर अपने में कुछ बदलना चाहेगा तो क्या बदलेगा? वही मैंने बताया, स्ट्रॉन्ग माइंडेडनेस। I'm trying very hard to be malleable, to understand the other point of view, वो एडजस्ट करके चलना। मैं बहुत हद तक इसमें कामयाब हो रहा हूँ, और मुझे लगता है कि 1 साल और लगेंगे मुझे, जहाँ पर मैं दूसरे को वेलकम करना, एक्सेप्ट करना कंप्लीटली शुरू कर दूँगा। आप कितने फोकस्ड हैं?
आपको ये मालूम है कि इसमें 1 साल लगेगा? मुझे 1 साल और लगेगा, हम्म, 1 साल और लगेगा, क्योंकि ज़रूरी है। समाज बदल गया है। मैं कंप्यूटर चलाना नहीं जानता हूँ, लेकिन छोटे से छोटे बच्चा कंप्यूटर चलाता है। वो दुनिया के ज़्यादा करीब हो चुका है, हम शायद दुनिया से थोड़े दूर हैं। तो हमारे अंदर में एक्सेप्टेंस जो है वो ज़्यादा आने की ज़रूरत है। एक पता नहीं क्यों मेरे मन में सवाल आ रहा है, इसलिए पूछ रहा हूँ, आप रिलैक्स कैसे करते हैं? कोई जना योगा करता है, कोई प्राणायाम करता है, कोई मैं प्राणायाम करता हूँ सुबह सुबह। प्राणायाम जो है वो कपालभाति, अनुलोम विलोम, बाबा रामदेव की देन जी, वो मुझे अच्छा लगता है, मुझे करके अच्छा लगता है। वो चाहे भले ही 15 मिनट के लिए करूँ, दोनों को मिला कर लीजिए, मुझे करके अच्छा लगता है। मुझे पूजा करना अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऊपर वाले पे यकीन करता हूँ। जो नहीं करता है उसके लिए भी मेरे दिल में जगह है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा पाप कर रहा हो, मुझे करके अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे मैं अपने आप को उलझाए रखता हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये भी मानूंगा कि थोड़ा और रिलैक्स करने की ज़रूरत है मुझे। लेकिन आप अच्छे बुरे में विश्वास रखते हैं, उस तरह की नैतिकता में एक विश्वास रखते हैं, मोरालिटी वो सिर्फ मेरे लिए है। वो सिर्फ मेरे लिए है। अगर कोई 2 पत्नियां रखे हुए हैं, मुझे उससे कोई भेद नहीं है, कोई उसके साथ मतभेद नहीं है। कोई अगर शादी नहीं कर रहा है, उससे भी कोई मतभेद नहीं। तो हर तरह के लोग, मैं उस मामले में बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन जब मेरी अपनी बात आती है तो मैं एक खास तरीके से ज़िंदगी जीना पसंद करता हूँ, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी को सिंपल बनाता है, उसको कॉम्प्लिकेट करके नहीं चलता हूँ। मनोज वाजपेयी, बहुत गेस्ट से हमने बात करी है, आपसे बात करिए, बहुत मजा आया। और मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि सच में आप खास तरह की चीजें हैं, खास तरह के इंसान हैं। वी आर वेरी ग्रेटफुल कि आपने हमें समय दिया, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ की, मेरी, सुनने वालों की। और हम चाहेंगे कि जो आपने अपने लिए गोल्स निर्धारित करें 1 साल से, वो थोड़ा पहले पूरे हों, आप ज्यादा रिलैक्स हों। हाँ सर, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच मनोज वाजपेयी, में शामिल हुए, आपने इस प्रोग्राम की शान बढ़ाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।